नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। शनिवार 30 मई की खबरों में हम देखेंगे कि अमेरिका में फेक रॉबरीज करवाकर बहुत ही बड़ा यू वीजा घोटाला करने वाले चंद्रकांत पटेल को अमेरिका की सरकार ने किस तरह से पूरी तरह कंगाल कर दिया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट जानेंगे कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को उनकी होम कंट्री भेजने के निर्देश के संबंध में डीएचएस ने जो बात की है उससे किस तरह से कंफ्यूजन और बढ़ गया है, उसकी तमाम जानकारी। और अंत में नेवाग सहित के एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देने की डीएचएस की धमकी को क्यों अब बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, उसकी बात 30 मई के इस न्यूज बुलेटिन में। अमेरिका में इलीगली रहने वालों को यू वीजा दिलवाने के लिए फेक रॉबरीज करवाकर लाखों डॉलर की कमाई करने वाले चंद्रकांत पटेल नाम के एक भारतीय को अब शायद खाली हाथ इंडिया वापस आना पड़ेगा। अभी पिछले साल ही इस घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था और इसका मास्टरमाइंड बताया जाने वाला चंद्रकांत उर्फ लाला जुलाई 2025 से ही अमेरिका की जेल में बंद है। चंद्रकांत ने अब अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। साथ ही चंद्रकांत अमेरिका में अपनी जितनी भी संपत्ति है वह भी सरकार को सौंप देने के लिए तैयार हो चुका है। 29 मई को लाला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों में से 2 गुनाह कबूल कर लिए थे। अमेरिका की अदालत उसे 10 सितंबर को सज़ा सुनाने वाली है। इस भारतीय ने जो अपराध कबूल किए हैं उसमें उसे 15 साल की जेल की सजा और साथ ही 5 लाख डॉलर तक का जुर्माना भी हो सकता है। चंद्रकांत ने खुद को होने वाली किसी भी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी छोड़ दिया है और साथ ही इस केस का उसके इमिग्रेशन स्टेटस पर जो भी असर पड़ेगा उसे स्वीकार करने के लिए भी वह तैयार है। अमेरिका में इलीगली रह रहे चंद्रकांत ने खुद भी 2023 में यू वीज़ा हासिल किया था। अगर उसका यह घोटाला पकड़ा ना गया होता तो उसने शायद अब तक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर दिया होता। चंद्रकांत पर वीज़ा फ्रॉड की साजिश रचने का और सरकारी अफसर को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था और साथ ही मेल फ्रॉड के 24 और मनी लॉन्ड्रिंग के 8 ऐसे कुल 34 आरोप उस पर लगाए गए थे, जिनमें से उसने वीज़ा फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कबूल कर लिया है। चंद्रकांत को जेल की सजा भुगतने के साथ साथ अमेरिका में उसने जो कुछ असेट्स इकट्ठा की है वो भी अब सरकार को सौंप देनी होगी। लाला ने जो डील की है उसके अनुसार उसने ल्यूजियाना में स्थित अपनी 5 प्रॉपर्टीज पर से अपना हक छोड़ने की तैयारी दिखाई है। इसके अलावा उसके 8 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जितने पैसे पड़े हैं वे भी सरकार ले लेगी और साथ ही वह अपने सेफ्टी बॉक्स यानी कि लॉकर में पड़ा 450 ग्राम गोल्ड और 50 अलग अलग ज्वेलरी आइटम्स भी सरकार को दे देने के लिए तैयार हो गया है। चंद्रकांत के जिन बैंक अकाउंट्स पर सरकार कब्जा करने वाली है उनमें से 3 अकाउंट्स में $3500 जितनी रकम जमा है, जबकि उसके सेफ्टी बॉक्स में जो ज्वेलरी है उसमें सोने के बिस्किट, ब्रेसलेट, सिक्के, अंगूठियां, हार और इयररिंग्स जैसी आइटम्स शामिल है। चंद्रकांत की जो असेट्स जब्त होने वाली है उनमें $64,080 का एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, जबकि जिन 5 प्रॉपर्टीज को वो सरकार को सौंपने वाला है उनकी वैल्यू कितनी है ये पता नहीं चल पाया है। इन सभी संपत्तियों के साथ चंद्रकांत की लैंड रोवर और टोयोटा सिएना स्पॉट वैन भी अमेरिका की सरकार जब्त करने वाली है। चंद्रकांत ने ल्यूजियाना के लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ सेटिंग करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। वो एक फेक रॉबरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए $5000 की रिश्वत दिया करता था और इस केस में रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स को भी चंद्रकांत के साथ ही आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 3 ऑफिसर्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये फ्रॉड में कुल 5 आरोपी है और अब उनमें से 4 गुनाह कबूल कर चुके हैं। साथ ही चंद्रकांत के अलावा बाकी सभी लोग बॉन्ड पर छूट भी गए हैं, जबकि चंद्रकांत उर्फ लाला एक इलीगल एलियन होने के कारण और उस पर फ्लाइट रिस्क होने की वजह से उसे अभी भी जेल से नहीं छोड़ा गया है। चंद्रकांत की जब गिरफ्तारी हुई थी तब ये दावा किया गया था कि वह पिछले 10 साल से ये घोटाला चला रहा था और उसने सैकड़ों लोगों को यू वीज़ा दिलाने के लिए फेक रॉबरी की व्यवस्था की थी।
चंद्रकांत के ज़्यादातर क्लाइंट्स गुजराती ही थे और 2022 से 24 के बीच उसने जितने लोगों के काम करवाए थे, ऐसे 25 गुजरातियों की एक लिस्ट भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा रिलीज की गई थी। जितने भी लोगों ने चंद्रकांत के पास फेक रॉबरी करवाई थी, उनमें से अधिकांश लोगों को पिछले साल से ही USCIS का नोटिस मिलना भी शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में ये लोग भी चंद्रकांत की तरह जेल जा सकते हैं या फिर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अमेरिका की सरकार रॉबरी जैसे क्राइम के शिकार बनने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को EU वीज़ा देती है, जिसके जरिए आगे चलकर ग्रीन कार्ड और फिर सिटीजनशिप भी ली जा सकती है। हालांकि चंद्रकांत जैसे कुछ इंडियंस इसी कानून का गलत इस्तेमाल कर 25-30 हज़ार डॉलर में नकली लूट करवा देते हैं और उनके विक्टिम्स को EU वीज़ा भी दिलवा दिया जाता है। अभी अप्रैल 2026 में ही 10 गुजरातियों के खिलाफ वीज़ा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। इन सभी व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क के राम पटेल को 20,000 डॉलर जितनी रकम देकर फेक रॉबरीज करवाई थी। जिस तरह चंद्रकांत पटेल की असेट्स जब्त होने वाली है, उसी तरह राम पटेल को भी 8.5 लाख डॉलर सरकार को चुकाने का आदेश दिया गया था। ये सभी रॉबरी बॉस्टन और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी, जिसके 10 विक्टिम में से दीपिका पटेल नाम की एक महिला इंडिया डिपोर्ट भी हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों का भी नंबर कभी भी आ सकता है। जैसा राम पटेल के क्लाइंट्स के साथ हुआ, वैसा ही चंद्रकांत के क्लाइंट्स के साथ भी होने वाला है। स्वाभाविक है कि ट्रंप सरकार डिपोर्टेशन का आंकड़ा बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में जिन्होंने फ्रॉड करके स्टेटस लिया है, उनके बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अमेरिका की धरती से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों को अपने देश वापस जाना पड़ेगा या नहीं, इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने महत्वपूर्ण बात की है। शुक्रवार को DHS ने बताया कि पिछले हफ्ते जो घोषणा की गई थी, उसका उद्देश्य केवल अधिकारियों को पहले की प्रक्रिया का पालन ठीक से करने के लिए सचेत करना था। DHS का कहना है कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की या फिर उसे हासिल करने की प्रोसेस में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल गिने चुने लोगों को ही ग्रीन कार्ड के लिए अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। पिछले हफ्ते USCIS ने बड़े पैमाने पर घोषणा करके ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि जैसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। एजेंसी के प्रवक्ता ने भी उस वक्त लोगों को डराने में कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। हालांकि अब DHS ने इस पर जो बात की है, उसे देखते हुए लग रहा है कि अमेरिका की सरकार का इस मामले में अब रवैया नरम हो रहा है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला कोई भी इमिग्रेंट अमेरिका की धरती पर रहकर इसके लिए एप्लीकेशन कर ही सकता है और ये प्रोसेस सालों से चली आ रही है। लेकिन ट्रंप सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया था कि केवल अपवादजनक परिस्थितियों में ही कुछ एप्लीकेंट्स को इसकी छूट मिलेगी, जबकि बाकी लोगों को अपनी होम कंट्री वापस जाना होगा। अब DHS का कहना है कि ये बात सभी एप्लीकेंट्स पर लागू नहीं होती। किस एप्लीकेंट को होम कंट्री वापस जाना है और किसे अमेरिका में रहने की छूट देनी है, इसका फैसला ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू लेने वाला इमिग्रेशन ऑफिसर करेगा। DHS ने यह भी दावा किया है कि पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसी प्रोसेस का पालन करते थे, जिसके तहत कई एप्लीकेंट्स को ग्रीन कार्ड लेने के लिए अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कहा जाता था। DHS के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि USCIS के मेमो का उद्देश्य ऑफिसर्स को पुराने नियम के अनुसार केस बाय केस निर्णय लेने के लिए सचेत करना ही था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि DHS के किस प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, यह भी डिपार्टमेंट ने स्पष्ट नहीं किया। फिर भी उसने परोक्ष रूप से ये जरूर कहा है कि जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट वीजा पर ओवरस्टे हो गए हैं या फिर जिस देश के लोग अमेरिका में आकर बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता का लाभ लेते हैं, उन्हें वापस जाना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में हाल ही में ये दावा किया गया था कि USCIS के ऑफिसर्स ने इस निर्देश पर अमल करना शुरू भी कर दिया है, जिसके तहत कई ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने बताया था कि इसी हफ्ते ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में शामिल होने वाले उनके क्लाइंट्स को अपनी होम कंट्री जाकर
अप्लाई करने के लिए कहा गया था। यूएससीआईएस ने जब पहली बार इस संबंध में मेमो रिलीज किया था तब ऐसा माना जा रहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी खुलासे किए गए हैं उसके कारण कंफ्यूजन दूर होने के बजाय और बढ़ रहा है। और अब अगर इस मैटर को कोर्ट में ले जाना हो तो भी जज के सामने वास्तव में कौन से मुद्दे उठाए जाए ये तय करना भी मुश्किल हो गया है। यूएससीआईएस की पूर्व अधिकारी सारा पियर्स का इस बारे में कुछ ऐसा कहना है कि पहले तो सरकार ने ही लोगों को डराया और अब खुद अपने रुख पर से सरकार पलट रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के लिए क्या सही रहेगा इसका ध्यान रखने के बजाय प्रशासन को इमिग्रेंट्स को डराने में ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है। तो दूसरी तरफ अब डीएचएस ने जो भी कुछ बयान दिया है उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी इस मामले में पूरी स्पष्टता नहीं हो सकी है। अमेरिका की सरकार मानो किसी भी एप्लीकेंट को गो बैक टू योर कंट्री कहने के लिए कोई चोर रास्ता रख रही हो, इस तरह इस पूरे मामले को पेश किया जा रहा है। डीएचएस ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें भी किसे अमेरिका की धरती पर रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की छूट होगी और किसे नहीं, इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना ही कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि ज्यादातर लोगों को अमेरिका में रहने की छूट मिल जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि डीएचएस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे लेकर खुद डिपार्टमेंट के अधिकारी ही उलझन में है। और अब तो ऐसी तस्वीर भी उभर कर आ रही है कि इस मामले में यूएससीआईएस के द्वारा जारी किए गए मेमो के कारण जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है उसे देखते हुए सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहने की स्थिति में नहीं है कि पुराने सिस्टम सुचारू रूप से चालू रहेगी। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करती है तो उसकी एंटी इमिग्रेंट इमेज धूल में मिल जाएगी। टीजीआई द्वारा पहले ही बताया गया था कि ट्रंप सरकार ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहती है जिन्होंने स्टूडेंट या फिर विजिटर जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका में एंट्री लेने के बाद किसी यूएस सिटीजन से मैरिज करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने वाले या फिर वीजा पर ओवरस्टे वाले भी कई लोग ग्रीन कार्ड लेने के लिए यूएस सिटीजन के साथ असली या नकली शादी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि अगर उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए होम कंट्री वापस भेज दिया जाए तो तकनीकी रूप से उन्होंने अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया है। ये कारण बनाकर उनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस करने से इनकार किया जा सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने न्यू जर्सी के नेवाग समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक देने की फिर एक बार चेतावनी दी है। डीएचएस के सेक्रेटरी मार्कवेन मलिन ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि स्टेट की लोकल पुलिस नॉर्दर्न न्यू जर्सी में फेडरल ऑफिसर्स का सहयोग नहीं कर रही है। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेवाग एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और कार्गो को प्रोसेस करना बंद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही इस संबंध में कदम उठाने पड़ेंगे। डीएचएस के सेक्रेटरी की शिकायत है कि इमिग्रेशन एजेंट्स न्यू जर्सी के डिटेंशन सेंटर में बिना रोक टोक आ जा सके, इसके लिए लोकल पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर न्यू जर्सी ने अपना रवैया नहीं बदला तो एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम ऑफिसर्स को वापस बुला लिया जाएगा। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स को प्रोसेस करने के लिए कस्टम ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो इन पैसेंजर्स को अमेरिका में एंट्री भी नहीं मिल पाएगी। अमेरिका की विभिन्न एयरलाइंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस धमकी को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और सभी एयरलाइंस का ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो एयरपोर्ट्स पर भारी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई भी एयरलाइंस मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंक ने भी फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि अंत में अगर कोई विकल्प नहीं बचेगा तो सरकार ये आखिरी कदम उठा सकती है जिससे सभी सैंक्चुरी सिटीज प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी विकल्पों पर विचार करना होगा और स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखने के साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप इस बारे में क्या सोचते हैं उसके आधार पर कोई आखिरी निर्णय लिया जाएगा।
पिछले मंगलवार को भी डीएचएस के सेक्रेटरी ने कहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में मदद न करने वाले सभी सैंक्चुअरी सिटीज के एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स और कार्गो की प्रोसेसिंग रोक देने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का कामकाज बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगले महीने से ही फीफा वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो रही है। ठीक उसी समय अगर ट्रम्प सरकार ने ऐसा कोई बखेड़ा खड़ा किया तो लाखों पैसेंजर्स परेशान हो जाएंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नेवार्क एयरपोर्ट से 12 मील दूर स्थित ईस्ट रुदरफोर्ड में 19 जुलाई को खेला जाना है। अमेरिका के मीडिया में हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि डीएचएस के सेक्रेटरी ने निजी तौर पर ट्रैवल एग्जीक्यूटिव्स को इस बारे में संकेत दे दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसे तथाकथित सैंक्चुअरी सिटीज और स्टेट्स की एक लिस्ट भी पब्लिश की थी, जिसमें बॉस्टन, डेनवर, फिलाडेल्फिया, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, नेवार्क, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स वाले शहरों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद मेलिन ने अप्रैल में पहली बार इन एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाने जैसी स्थिति पैदा करने की धमकी दी थी। डेमोक्रेट्स का इस मामले पर यह कहना है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और साथ ही कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में सुधार करने की सख्त जरूरत है। यूएस ट्रैवल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। 2025 में ही न्यूयॉर्क समेत उसके आसपास के 3 एयरपोर्ट्स पर 50 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दर्ज किए गए थे। अगर इन एयरपोर्ट्स पर कस्टम्स का स्टाफ घटा दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स और कार्गो को प्रोसेस करने का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। नेवार्क एयरपोर्ट की ही बात करें तो इस एयरपोर्ट पर रोजाना आने वाले कार्गो की वैल्यू $100 मिलियन जितनी होती है और इसी तरह नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट से रोजाना 20,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड करते हैं और उनमें से 14,000 तो अमेरिकन सिटीजन होते हैं। अगर सीबीपी के एजेंट्स को हटा लिया जाए तो विदेशियों के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट से नेवार्क लैंड करने वाले अमेरिकन सिटीजन्स भी परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे एनआरआई से जुड़ी हर खबरों का पूरा विश्लेषण। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।